हेलो फ्रेंड्स, अशोक आईएएस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ज्योग्राफी 2021 का हम पीवाईक्यू की नज़र देखने जा रहे हैं। आप लोगों के सामने स्क्रीन में ये सब दिख भी रहा होगा। और ये सीरीज़ को मैं बार बार बताता हूँ, ये सीरीज़ का मुख्य उद्देश्य हमारा क्या है कि आपको थीम एनालिसिस बताना, थीम के बारे में बताना कि यूपीएससी कैसे कुछ रिपीटेटिव टॉपिक्स को बार बार रिपीट करके पूछता रहता है। कल जैसे शॉर्ट में हमने एक क्वेश्चन डाला कि 2011 में कोयला दहन से, जो कोयला दहन होता है उससे जो निकलने वाले उत्सर्जन, उस निकलने वाली गैसेज कौन कौन सी होती हैं। तो जैसे सर ने बताया होगा आपको कि नाइट्रोजन के यौगिक निकलते हैं, ठीक है, और नाइट्रोजन के यौगिक निकलते हैं, सल्फर के निकलते हैं और कार्बन के निकलते हैं, ठीक। अब यूपीएससी इससे भी रिपीट करके बताया। अब हम डिटेल एनालिसिस जब लेकर के आएंगे तो अब इसमें विस्तार से हम चर्चा करेंगे कि नाइट्रोजन, सल्फर और कार्बन के यौगिकों को कैसे घुमा करके यूपीएससी ने 2025 में प्रश्न पूछा और 2023 में भी पूछा, 2024 में भी पूछा। इस तरह से जो है मतलब गैसेस से संबंधित प्रश्न, डायरेक्ट मतलब सेम टू सेम नहीं होगा, लेकिन गैसेस से संबंधित यूपीएससी हर साल प्रश्न पूछता है। तो आपको ध्यान रखना है कि यूपीएससी जो चीज़ पूछ रहा बार बार उन पर आपकी नज़र होनी चाहिए। बाद में हम जैसे 2025 तक के ये सीरीज जो खत्म हो जाएगी, पीवाईक्यू की नज़र सीरीज जब खत्म हो जाएगी तो हम एक लिस्ट आपको देंगे। कैसी लिस्ट कि जैसे ज्योग्राफी है, पढ़ा रहे हैं तो ज्योग्राफी के रिपीटेटिव टॉपिक्स जो रिपीट करते हैं टॉपिक, उनके बारे में हम उन टॉपिक्स की एक लिस्ट दे देंगे। उससे क्या होगा कि आप उन्हीं टॉपिक को बार बार पढ़ पाओगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। और कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर उत्तर लेखन नहीं करा रहे हैं, तो उत्तर लेखन कराया जाएगा, बीच बीच में हम उत्तर लेकर के आएंगे। लेकिन अभी हमको पीटी की तरफ मूव होना है, क्योंकि पीटी बहुत सारे बच्चों का पीटी हिंदी माध्यम में खास करके पीटी नहीं निकल रहा है। तो हम सी सेट के जैसे कुछ पोर्शन लेके आ जाते हैं कॉम्प्रिहेंशन के, और सर आपको मैथ भी पढ़ाएंगे, मैथ और रीजनिंग वगैरह के कुछ टॉपिक हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, क्योंकि हमारे पास अभी टीम तो है नहीं पढ़ाने के लिए। तो दोस्त मन करता सब कुछ पढ़ा दूंगा आपको फ्री में, लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि हमारे पास टीम नहीं है तो हम मटेरियल नहीं तैयार करा पाते हैं। पता चला हम कुछ दिन आपको पढ़ाएं फिर उसके बाद ना पढ़ा पाएँ, तो ऐसा वादा मुझे करना ही नहीं है जिससे आप परेशान हो जाओ, ठीक है। जब टीम हमारे पास होगी तो हम पूर्णतः जो है कोर्स बहुत अच्छी तरह से पढ़ाएंगे आपको, और बहुत कम फीस में। फीस तो हम वैसे भी नहीं लेना चाहते, हम तो फ्री सेवा करने के मूड में हैं, लेकिन फिर भी अगर हम टीम रखेंगे तो कुछ पैसा वगैरह आपसे लेंगे जो अफोर्डेबल होगा, मतलब कि वहनीय होगा। ऐसा मतलब ऐसा ना हो कि आपको लगे कि जैसे लूटा जा रहा हो आपको, इस तरह से नहीं होना चाहिए। आप देख ही रहोगे कितनी सारे संस्थान है जो फीस बढ़ा बढ़ा करके ये कोर्स वो कोर्स, लेकिन कुछ नहीं, बस आपको पढ़ना है और चीज़ों को क्वालिटी कंटेंट पे फोकस रहना है कि क्वालिटी वाली चीज़ें कम पढ़ाई करें लेकिन क्वालिटी वाली पढ़ाई करें, ठीक है। समझ में आया? तो चलते हैं हम सीधे इधर उधर की बात न करते हुए। तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन करने से पहले हमको क्या देखना है, सिलेबस देखना है, ठीक। तो सिलेबस देखने के लिए पीटी में जो सिलेबस है उसको देखना है कि भारत एवं विश्व का भूगोल। तो भारत एवं विश्व के भूगोल में क्या है, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल। तो इसको एलिब्रेट करना है। जैसे कैसे, आप बैठे हो आराम से, एक गोला बनाया, ये क्या है, विश्व है, ठीक। और इसके अंतर्गत कई सारे देश हैं, उसमें से एक देश है भारत। तो हम भारत की बात करेंगे कि विश्व को देखते हुए अलग अलग जलवायु स्थिति देखना, कहाँ पर क्या क्या खनिज मिलते हैं, थोड़ा बहुत इसका अध्ययन करते हुए भारत को भी उसके अंतर्गत शामिल करना है। भारत को विशेष तौर पे थोड़ा देखना है, ठीक। फिर इसके साथ साथ भारत का प्राकृतिक भूगोल। तो हम भारत के अंतर्गत जो प्राकृतिक भूगोल है जो भी है उसके बारे में अच्छे से देखना है। तो प्राकृतिक भूगोल में कैसे कि जो भी चीज़ें आपको दिखें कि जो प्रकृति से संबंधित है, जैसे कि यहाँ पर क्या घटनाएं, जलवायु घटनाएं क्या क्या होती हैं, ठीक है। कृषि के क्षेत्र में क्या ऐसा हो जाता है जो प्राकृतिक प्राथमिक क्षेत्र है, प्राकृतिक क्षेत्र है, इनसे संबंधित जो भी घटना होती है, फिर उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो भारत का सामाजिक भूगोल, फिर उस समाज का, उस प्रकृति का आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो भारत का आर्थिक भूगोल। इस तरह से एलिब्रेट करना है। फिर विश्व का प्राकृतिक भूगोल, विश्व का सामाजिक भूगोल और विश्व का आर्थिक भूगोल। अब दोनों को साथ में मिला करके पढ़ना है, ठीक है। समझ में आया? तब हम जाकर के क्या कर पाएंगे, अपने को मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग ले पाएंगे। तो अब इतना तो यूपीएससी ने डिफाइन करके हमें दिया नहीं कि हम इसके बारे में इतना जान करके अपनी तैयारी कर लें। हमको लगता है कि यूपीएससी ने अभी तक के प्रश्नों में, मैंने जो अध्ययन किया, मुझे महसूस होने लगा कि यूपीएससी जो है मेंस का जो सिलेबस है उससे बहुत ज़्यादा घुमा घुमा के प्रश्न पूछ रहा है, क्योंकि जो चीज़ें मेंस में साफ साफ दिख रही हैं उसी से यूपीएससी घुमा घुमा के प्रश्न पूछता है। तो जैसे आप जीएस फर्स्ट में जाओगे मेंस के सिलेबस में, तो वहाँ पर जो है क्या दिया हुआ है, विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं। तो विश्व के जितने भी भौतिक भूगोल हैं उसके बारे में आपको जानना है, ठीक। इसके साथ विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधन का मतलब जैसे दक्षिण एशिया, इस कोष्टक में दे दिया, दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए, मतलब दक्षिण एशिया को भी शामिल करना है और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए प्राकृतिक संसाधन जितने भी हैं, जैसे कोयला है, खनिज है, ये सब चीज़ें, ठीक है। फिर विश्व में भारत की स्थिति के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक। तो जिम्मेदार कारक क्या होंगे, जैसे कि आप रॉ मटेरियल्स आपको जहाँ पर उपस्थित होगा वहीं पर तो आप
प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र स्थापित कर पाओगे, सेवाएं दे पाओगे। ये उद्योग स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक कौन कौन से हैं, तो उन कारकों की भी चर्चा हम करेंगे, ठीक, जब मेंस के टॉपिक पढ़ेंगे। बाकी यहाँ पर जो है पीटी के लिए हमको ये सिलेबस को थोड़ा सा देखना है। अब जब भूकंप है तो भूकंप आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, सुनामी आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, इससे प्री में भी सवाल बनते हैं। ज्वालामुखी हलचल, इसके बारे में भी आपकी सवाल बनेगा, ठीक है। चक्रवात आपको अच्छे से पढ़ना है। आदि जैसी महत्वपूर्ण भूभौतिक की घटनाएं, भौगोलिक विशेषताएं और उनके स्थान, अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताएं जैसे जल स्रोत, हिमावरण, जल स्रोत कहाँ पर है, हिमावरण कहाँ होता है, ठीक है भाई। जैसे कि भूमध्य रेखा से, मान लो ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है, इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं, भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। जैसे आप ध्रुवों की ओर जाओगे, जैसे जैसे ऊपरी अक्षांशों की ओर जाओगे तो आपको हिम धीरे धीरे, जैसे आप 45 शीत कटिबंध क्रॉस करोगे, शीतोष्ण कटिबंध क्रॉस करोगे, मतलब कि यहाँ पे 45 डिग्री से ऊपर क्रॉस करते जाओगे तो आपको बर्फ दिखना शुरू हो जाएगी। फिर ऐसे आप ऊंचाई में जाओगे, जैसे जमीन से आसमान की ओर जाओगे, ऊंचाई के साथ बढ़ते जाओगे तो भी आपको धीरे धीरे प्रति किलोमीटर -6.5 डिग्री सेल्सियस कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें खैर स्पेशल जब हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे तब हम चर्चा करेंगे। बाकी यहाँ पर इनको जो है समझते हुए चलना है, ठीक है। हिमावरण और वनस्पति एवं प्राणी जाति में परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तनों के प्रभाव, ठीक, ये चीज़ें आपको अच्छे से देखनी, समझ गए ना। तो ऐसे सिलेबस को देखो। अब इसके बाद हमको, अब यहाँ पर भी हमको दिखाई तो दे रहा है कि ये चीज़ें पढ़नी है, लेकिन इसके बियॉन्ड भी बहुत सारी चीज़ें यूपीएससी पूछता है, क्योंकि हर बात में वो क्या लिख देता है, ETC, मतलब कि इसके अलावा भी आपको चीज़ें पढ़नी। जैसे प्री में भी दिखेगा आपको, यहाँ पर तो नहीं दे रखा, लेकिन कई सारी जगह जैसे आप पॉलिटी का पढ़ोगे तो वहाँ पर इत्यादि लिख देता है, यहीं से सवाल ज़्यादा बनाता है। तो इसके लिए हमको क्या देखना है, सिलेबस PYQ देखना है। PYQ जब देख लोगे तब आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये हमसे सवाल पूछ रहा है, ठीक। अब जैसे ये है आपका विश्व के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने वाले जिम्मेदार कारक, इनसे यूपीएससी बहुत प्रश्न बनाता है। तभी इसको कहते हैं कि यूपीएससी ने कृषि क्षेत्र से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा, यूपीएससी ने सेवा सेक्टर से बहुत ज़्यादा सवाल पूछा। अब होता क्या है कि हम लोग उसको एलिब्रेट अलग अलग खांचे में रखने का प्रयास करते हैं। जैसे सेवा क्षेत्र से पूछ लेते, हम उसको क्या कर देते हैं, इकोनॉमी में बांट देते हैं। लेकिन यहाँ पर सिलेबस में ज्योग्राफी सेक्टर में भी तो दिया है, ज्योग्राफी में भी तो दिया है, ठीक है, मतलब फर्स्ट पेपर में भी तो दिया है। तो चलते हैं, हम देखते हैं अब क्या कह रहा है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। अब इसमें मैं कुछ टॉपिक्स आपको बता दूंगा लास्ट में 2025 के, जैसे हम 25 का जब कर लेंगे तो मैं एक लिस्ट बता दूंगा, उस लिस्ट को आपको बार बार पढ़ना है, ठीक, रिपीटेटिव टॉपिक्स होंगे वो, ठीक है। हाँ, तो ये प्रश्न देखो, पहला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष लीस्ट वाटर एफिशिएंट फसल है। न्यूनतम का मतलब कम, जल दक्ष का मतलब जल दक्ष हमने यहाँ पर समझा भी रखा है। इसका मतलब है कि किसी फसल द्वारा प्रति लीटर पानी में कितना उत्पादन होता है, ठीक। तो न्यूनतम का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जो कम जल दक्ष, मतलब ज़्यादा पानी में कम उत्पादन, मतलब न्यूनतम जल दक्ष का मतलब क्या हुआ कि पानी ज़्यादा लग रहा है लेकिन फसल कम हो रही है, ठीक। और ज़्यादा जल दक्ष फसल का मतलब क्या होता है, कम पानी में ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, ठीक, उल्टा है यहाँ पर। तो अब इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है कि गन्ना में कितना पानी लगता है, बाजरा में कितना लगता है, सूरजमुखी में कितना लगता है, अरहर में क्या लगता है। इसका मतलब न्यूनतम का मतलब कमी होती है, लेकिन कम जल में, कम न्यूनतम जल में दक्ष फसल, इसका मतलब है कि ज़्यादा पानी लेती फसल। तो आपको पता गन्ना जैसी होते, चावल है, इनमें ज़्यादा पानी लगता, तो यही होगा। बाजरा वगैरह आपको पता है कि ये इस समय जो है ये मरुस्थली क्षेत्र में भी हो जाता है, कुछ ऐसे मतलब कि मरुस्थली के उन क्षेत्रों में जहाँ पर कम पानी की जरूरत पड़ती है वहाँ पर भी हो जाता है, ठीक है। इन सब चीज़ों को, अरहर भी आपको कम देखने को मिलेगा, मतलब ज़्यादा पानी की आवश्यकता इनमें बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है। सूरजमुखी में भी ऐसा कुछ होता होगा, इनके बारे में सबको देखो जाके, सूरजमुखी, अरहर, बाजरा, गन्ना। गन्ना तो आपको वैसे भी पता है कि हमको कॉमन सेंस में भी आपको ये पता जाएगा कि गन्ना जो होता है उसमें ज़्यादा पानी लगता है, ठीक है। चावल है, इनमें ज़्यादा पानी लगता है, तो इसलिए ये फसल, अब आपको ये कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है ये आप तय करिए, लेकिन आपको जा करके ये पढ़ना। बाकी मैंने जल दक्षता दे दिया, तो जल दक्षता को अच्छे से और देख लो, ठीक। फिर इसके बाद मृदा से सवाल यूपीएससी बहुत पूछता है, तो मृदा के प्रकार जितने भी हैं उनको अच्छे से पढ़ लो। कहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है, काली मृदा कैसी होती है, काली कपास मृदा कैसी होती है, ठीक है, और लेटराइट मृदा क्या होती है, लाल मृदा क्या होती है, ये सब जितने भी मृदाएं हैं उनको अच्छे से पढ़ो जाकर। अब क्या कह रहा है, भारत में काली मृदा, काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षेण, अपक्षेण का मतलब क्या होता है, जैसे चट्टान है, इसका अपक्षय हो गया मतलब कि टूट गई, ठीक, से हुई है, ठीक। भूरी वन मृदा से, ज्वालामुखी चट्टान से, मतलब फिसर ज्वालामुखी चट्टान है, ग्रेनाइट और शिफ्ट से, सेल और चूना पत्थर से। किससे हुआ आप इसको अच्छे से देखो जा करके, ठीक। अपक्षेण अपर्दन मुझे बताओ क्या होता है, अपक्षेण, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण, ये तीनों में मुझे अंतर बताओ क्या होता है, ठीक। आगे चलते हैं हम। अब देखिए ये क्या होता है, जलवायु अनुकूल कृषि
के लिए भारत की तैयारी के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। अब ये चर्चा में जब चलते हैं ये, तभी यूपीएससी इनसे प्रश्न बना देता है, ठीक। तब आपके बारे में इनको थोड़ा सा देख लो, लेकिन ऐसे कथन जब ज़्यादा भारी भरकम दे तो वहाँ पर कॉमन सेंस भी लगता है। कॉमन सेंस हम बताएंगे कैसे होता है। ऐसे कथन में ज़्यादातर मामलों में क्या होता है कि यूपीएससी आपसे जानना चाह रहा होगा कि ये आपको किसी एक कथन के बारे में अच्छे से पता होगा, आप आंसर पर पहुंच जाओगे, ठीक। तो ऐसे कथनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कथन इनके किए जाते हैं, ठीक है। तो अभी इसको केवल आप पढ़िए और समझिए, इनके बारे में जानिए कैसे। जैसे भारत में जलवायु स्मार्ट ग्राम, जलवायु स्मार्ट ग्राम का मतलब जो हमारे गांव हैं, विलेज हैं, उनको स्मार्ट करना है जलवायु अनुकूल के थ्रू। तो दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन कृषि और खाद्य सुरक्षा द्वारा संचालित परियोजना का एक भाग है, ठीक। मान सकते हैं जब ऐसे कथन दे तो हमको 90% केस में मान के चलना होता है, जबकि रिस्क लेना पड़ता है क्वेश्चन करने के लिए, तो हम मान के चलें, ठीक। फिर क्या कह रहा है, यही चीज़ CCAFS परियोजना अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान हेतु परामर्शदात्री समूह CGIAR के अधीन संचालित किया जाता है, जिसका मुख्यालय फ्रांस में। हो सकता है भाई, इतना बड़ा कथन दे रहा है तो मान के चलना हो सकता है, तो मान के चलना। फिर भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRIASAT CGIAR के अनुसंधान केंद्रों में से एक है। अब ऐसे कथन दे रहा है तो हम जब रिस्क लेना है तो हम इसको भी मान लेंगे कि ये भी सही है। अब देखिए इसका तीनों मेरे हिसाब से मैंने अभी देखा नहीं है कि क्या आंसर है, ठीक है। वैसे तो मैं यूपीएससी के प्रश्न देख चुका हूँ, लेकिन ऐसे प्रश्नों को मैं मान के चल रहा हूँ कि इसमें डी होगा। हालांकि उत्तर नहीं बताने जा रहा मैं, लेकिन बता रहा हूँ कि ऐसे प्रश्नों को जब हल करने के लिए जब हम डिटेल एनालिसिस लेकर के आएंगे तब हम बताएंगे कि इनको कैसे टैकल करना है। ऐसे प्रश्नों डरना नहीं है बिल्कुल भी, डर गए तो समझ लो हार गए। फिर क्या चलते हैं आगे। अब स्थायी कृषि पर्माकल्चर पारंपरिक रासायनिक कृषि से किस तरह से भिन्न है, ठीक। स्थायी कृषि पहले देखो कि स्थायी कृषि क्या होती है, ध्यान से, ठीक। स्थायी कृषि, फिर इसके बाद पारंपरिक रासायनिक कृषि, दोनों में अंतर क्या है, पारंपरिक रासायनिक कृषि क्या होती है, ठीक। दोनों में अंतर देखो कि स्थायी कृषि एक धन कृषि पद्धति को हतोत्साहित करती है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में एक धन कृषि पद्धति की प्रधानता होती, पता नहीं। पारंपरिक रासायनिक कृषि के कारण मृदा की लवणता में वृद्धि हो सकती है, किंतु इस तरह की परिघटना स्थायी कृषि में दृष्टिगोचर नहीं होती, हमें नहीं पता। पारंपरिक रासायनिक कृषि अर्ध शुष्क क्षेत्रों में आसानी से संभव है, किंतु ऐसे क्षेत्रों में स्थायी कृषि इतनी आसानी से संभव नहीं है। मल्च बनाने मल्चिंग की प्रथा स्थायी कृषि में काफ़ी महत्वपूर्ण है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में ऐसी प्रथा आवश्यक नहीं है। अब ये क्या सही है इसमें, तो पहले आप स्थायी कृषि के बारे में देखो जाकर के क्या है, फिर पारंपरिक रासायनिक कृषि के बारे में देखो, दोनों में अंतर देखो, ये क्वेश्चन आपके हाथ में होगा। फिर ऐसे यूपीएससी फिर बना देगा, यूपीएससी फिर रिपीट कर देगा, इसी कॉन्सेप्ट पे रिपीट करेगा, हूबहू नहीं बनाएगा, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट को रिपीट कर देगा, आप फिर से बुक करके नहीं आ पाओगे। तो इसलिए इनको यहीं पर देखो और इनको एक दो बार देख करके इन कथनों को काटने का प्रयास करो। आप एक भी कथन काट लोगे तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे। समझ में आ गया। फिर क्या कह रहा है, देखिए, पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक। पृथ्वी में जो जल है उसके बारे में यूपीएससी पूछ रहा है, ठीक। नदियों और झीलों की जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है, क्या सही है। आपको 6 क्लास के एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से बताया हुआ कहाँ पर जल की मात्रा अधिक है, कहाँ पर कम है, ठीक है। फिर ध्रुवीय हिमच्छद मतलब कि जो ग्लेशियर है और हिमनदों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। अब आपको इनमें से अंतर बताना है, ठीक है। अब ये डिटेल एनालिसिस जब हम कराएंगे तो विस्तार से इसके बारे में बताएंगे, डाटा भी लगाएंगे, आपको बढ़िया से चर्चा करेंगे। अभी आप केवल इनमें अंतर देखो और खुद से जाकर के एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है 6 क्लास के एनसीईआरटी में। इसका कट भी लगा देता, यहाँ पर स्क्रीन लगा देता साइड में, लेकिन मैं ध्यान नहीं दिया, बाद में मुझे याद आया तो मैं पढ़ाने लगा, ठीक है। फिर लगा दूंगा मैं, लेकिन फिर भी आप एनसीईआरटी 6 क्लास की देखोगे, वहाँ पर अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा सही है। वैश्विक सागर आयोग ग्लोबल ओशन कमीशन, ये आपको पढ़ना अच्छे से जाके, चर्चा में रहता है ये काफ़ी। फिर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र संस्तरीय सीबेड खोज और खनन के लिए एक लाइसेंस प्रदान करता है। अब ये प्रदान करता है कि ग्लोबल ओशन कमीशन। भारत में अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्री संस्तरीय खनिज की खोज के लिए लाइसेंस प्राप्त किया जाता है। दुर्लभ मृदा खनिज रेयर अर्थ मिनरल, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है दोस्तों, इसको जाकर के अच्छे से पढ़ो। दुर्लभ मृदा खनिज रेयर अर्थ मिनरल अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र अधस्थल पर उपलब्ध है। अब ये क्या सही है इनमें से, इनको तीनों को देखो अच्छे से क्या सही है, लेकिन इनके बारे में यहीं पर जानते हुए चले जाओ, ठीक है। अब यहीं पर इसको सर्च करो, दुर्लभ मृदा खनिज क्या है, अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र क्या होता है। पहले जल क्षेत्र को देखो कि हमारा जो क्षेत्र मान लीजिए भारत है, तो भारत से कितने नॉटिकल 200 नॉटिकल मील है कि 300 है 400 क्या है, 200 नॉटिकल मील तक हमारा क्षेत्र जो है समुद्र तक हमारी पहुंच होती है, ठीक है। फिर इसमें भी 200 नॉटिकल मील के अंतर्गत भी लेयर होती है कि पहले यहाँ से यहाँ तक 24 मील तक कुछ ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर नेवी जाएगी। इस तरह से जो है आप थोड़ा सा अंतर करके देखो, रुक करके ऐसे देखो कि तब जा करके आप
पकड़ पाओगे चीज़ों को, ठीक है। यहाँ कह रहे हैं ना, अब इनको तभी काट पाओगे जब आपके पास बेसिक नॉलेज होगा। बेसिक चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए, ये तो आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तभी पता चल जाएगा। तो यहाँ कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र संतरिक खनिज की खोज के लिए लाइसेंस प्राप्त किया जाता है। अब ये क्या चीज़ सही है? अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र पहले आपको पता होना चाहिए कि 200 नॉटिकल मील के बाहर वाला, जैसे मान लीजिए भारत है, अब 200 नॉटिकल मील के बाहर वाला क्षेत्र कौन सा होगा जो अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र है। वहां पर आपको खनिज के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, अब इसके लिए क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब आगे चलते हैं। पत्ती कूड़ा लीफ लिटर किसी अन्य जीवों बायोम की तुलना में तेजी से विघटित होता है, ठीक है, मान सकते हैं। एनसीईआरटी में है और सिंपल जो है, आप कोई बुक पढ़ोगे तो उसमें ह्यूमस के बारे में पढ़ते होगे तो आपको पता होगा। इसके परिणाम में मिट्टी की सतह प्रायः अनावृत होती है। पेड़ों के अतिरिक्त वन में विविध प्रकार के पौधे होते हैं जो आरोहण के द्वारा एपीफाइट के रूप में पनपकर पेड़ों के शीर्ष तक पहुंचकर प्रतिष्ठित होते हैं। अब देखो एपीफाइट, अब ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की विशेषताएं होती हैं, जैसे कि मान लो आप जो है ये मान चलो पृथ्वी, ठीक, ये 0 डिग्री, इसके 30 डिग्री यहाँ और 30 डिग्री यहाँ, ठीक है। इनके बीच में लगभग 5 से 10 अक्षांश तक यहाँ पर जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन मिलेंगे इस क्षेत्र में। इस क्षेत्रों में आपको जो है यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन मिलेंगे। मतलब यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा, गर्मी भी होती है और बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब यहाँ पर आर्द्रता बहुत ज़्यादा होती है और आर्द्रता के साथ साथ गर्मी भी बहुत होती है, ठीक है। सिंपल पढ़ते हैं समझते हुए, ठीक। आर्द्रता भी होती है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो पत्ती कूड़ा होता है वो क्या होता है, किसी अन्य जीवों की तुलना में तेजी से विघटित होता है और इसके परिणाम स्वरूप मिट्टी की सतह प्रायः अनावृत होती है। मिट्टी की जो सतह होती है ना, यहाँ पर जो है पोषक तत्व भी नहीं मिलते हैं इन क्षेत्रों में। इन क्षेत्रों की बात कर रहा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वाले जो क्षेत्र है, 5 डिग्री 6 डिग्री 10 डिग्री के बीच वाले क्षेत्र, ठीक है, नॉर्थ साउथ, ठीक। ये आपका 30 डिग्री हो गया, ये आपका 30 डिग्री हो गया। और ये जो क्षेत्र है ये आपका, इसको मैं फिर से, ये यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र, मतलब मान के चलो 10 डिग्री, मान लो 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ वाला बीच में, ठीक, मोटा मोटा। पेड़ों के अतिरिक्त वन में विविध प्रकार के पौधे होते हैं, पौधे भी होते हैं छोटे छोटे जो आरोहण के द्वारा अधिपादप, अधिपादप का मतलब जैसे ये पेड़ है मान लो मुख, ठीक है। अब ये क्या है कि धूप, इतने घने पेड़ होते हैं कि ऊपर से धूप अंदर तक नहीं आ पाती, तो जो छोटे छोटे पौधे होते हैं बहुत मुश्किल से ऊपर बढ़ पाते हैं। अब बढ़ते हुए होते हैं तो इन्हीं से जो है सहारा लेते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस ये करते हैं तो ये ऊर्जा इनको भी मिल जाती है। नीचे से अपना जो है ये जल मिनरल वगैरह लेकर के धीरे धीरे मुश्किल से ऊपर इनके सहारे बढ़ जाते हैं। तो इन्हीं को एपीफाइट बोलते हैं, जो इनके बड़े पेड़ों के सहारों से ऊपर बढ़ जाते हैं, इनको एपीफाइट बोलते हैं। के रूप में पनप कर पेड़ों के शीर्ष तक पहुंचकर प्रतिष्ठित होते हैं, बिल्कुल सही। और पेड़ों के ऊपरी शाखाओं में जड़ें जमाते हैं। और यह किसका सबसे सटीक विवरण है? अब ये क्या है, शंकुधारी वन है कि मैंग्रोव है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है कि शुष्क पर्णपाती वन है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को ही सदाबहार वन भी बोलते हैं। अब आपको अच्छे से क्या पढ़ना है, अब आपको जैसे मैंने बुक बताई थी एनवायरमेंट की, आपको देखो कि जैसे कि जो वन होते हैं वन के प्रकार पढ़ने, तो वन कैसे पढ़ोगे कि वन है तो उष्णकटिबंधीय वन, ठीक। उष्णकटिबंध आपको पता है ना कि उष्णकटिबंध कहाँ होता है, जो कि यहाँ पर बताता हूँ मैं आपको। ये 0 डिग्री, ठीक, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से 30 डिग्री तक का क्षेत्र हम मान के चलते हैं ऊपर नीचे उष्णकटिबंधीय है। तो यहाँ पर जो पेड़ पौधे पाए जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कौन कौन से पेड़ पाए जाएंगे? ये उष्णकटिबंधीय है, उष्णकटिबंधीय समझ जाओ ना, कटी, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ कटी, उष्णकटिबंधीय। यहाँ पर क्या होंगे, 2 प्रकार के पेड़ मिलेंगे। एक तो सदाबहार मिलेंगे जो वर्षावन होते हैं, तो वर्षावन आपको 0 से 10 डिग्री 5 डिग्री तक यहाँ पर वर्षावन मिल जाएंगे, ठीक है, तो इनको सदाबहार वन बोल दिया। एक आपके पर्णपाती वन मिलेंगे, जो पर्ण का मतलब पत्ती, पाती मतलब गिरा देते हैं पत्ती, ठीक है, पर्णपाती वन मिलेंगे। तो ये पर्णपाती वन भी यहीं पर मिलेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे शीतोष्ण कटिबंध में जाओगे, मतलब कि यहाँ से 30 से 45 के बीच में, तो आपको शीतोष्ण कटिबंधी। अब इसमें जाओगे कि जैसे कि 35 डिग्री तक उपोष्ण कटिबंध होते हैं, तो उनमें अभी इतना नहीं बांटना, आपको शीतोष्ण कटिबंध देखना है। तो शीतोष्ण क्या होगा, 30 से 45 के बीच में। तो शीतोष्ण कटिबंधी यहाँ पर भी कैसे, शीतोष्ण में भी आपको 2 प्रकार के वन मिलेंगे। इसमें भी थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, मैनेज करना। यहाँ पर भी सदाबहार वन और पर्णपाती वन मिलेंगे। अब इसमें भी ये होता है कि पर्णपाती वन कहाँ मिलेंगे, इनके पश्चिम में मिलेंगे कि पूर्वी क्षेत्र में मिलेंगे, तो ये चीज़ आपको देखनी है अच्छे से। फिर इसके बाद आपको ऊपर जाओगे तो इसके ऊपर शीत कटिबंध मिलेगा, यह मरुस्थली क्षेत्र मिलेगा। अब इसकी भी वनस्पतियों के बारे में आपको अच्छे से देखना है। फिर शंकुधारी वन, जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो आपको शंकुधारी वन भी मिलेंगे। इनकी पत्तियां झड़ती नहीं है, तो ये नुकीली भी होती हैं। शंकु का मतलब नुकीली, शंकुधारी वन, ठीक है। शंकुधारी वन के बारे में भी। फिर मैंग्रोव के बारे में पढ़ लो, इसको यूपीएससी ग्रान लिखता है, अधिकतर जगह हम इसको ग्रान लिखते हैं, तो यूपीएससी ग्रान लिख देता है। तो ग्रान के बारे में आपको पता हो, अगली बार जैसे लिखा तो आपको इंग्लिश देखने की जरूरत नहीं, ग्रान से समझ जाना कि मैंग्रोव लिखा, फिर भी इंग्लिश आपको देखना ही देखना है। फिर शुष्क पर्णपाती वन, इनके बारे में भी आपको देख लेना है। फिर यहीं पर जो है सवाना के बारे में यूपीएससी ने पहले पूछा है, यहाँ पे देखो कहाँ पूछा, एक जगह पूछा है ना कहीं पे, सवाना,
मुझे याद नहीं आ रहा है, कहीं पर पूछा है सवाना के बारे में, आगे हम हो सकता है आगे पूछा हो, तो इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। तो ये सवाना जो घास के मैदान होते हैं उनके बारे में, तो घास के मैदानों में सवाना हो गया, प्रेरी हो गया, ठीक है, वेल्ड हो गया, दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड होता है, अफ्रीका की बात नहीं कर रहा हूँ, दक्षिणी अफ्रीका राज्य की बात कर रहा हूँ, वेल्ड। फिर ऑस्ट्रेलिया में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, मतलब वहाँ पर कौन सी घास स्थल पाई जाती है, ये यूपीएससी बहुत पूछता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छे से आपको देखना है, ऐसे आप जो है इन चीज़ों को समझोगे, यहीं से ऑप्शन के पढ़ते चले जाओगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। समझ में आया? अब शंकुधारी वन कैसे होते हैं, इनकी विशेषता क्या होती है, ये आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, इनकी लुगदी बनाई जाती है, इनसे पेड़ पत्ते इनके पत्तों से, इनके पेड़ों के जो तने होते हैं इनसे क्या होता है, लुगदी बना करके कागज उद्योग बहुत ज़्यादा फलता फूलता है। तो यूपीएससी ने प्राकृतिक, ये देखिए यहाँ पर प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक उद्योग के लिए जिम्मेदार कारक पूछा, तो आप इसको भी अपने उसमें डाल सकते हो, ठीक है। उद्योग भाई, कागज उद्योग क्या, कौन से कारक होंगे जो कारक उद्योग को स्थापित करने में भूमिका अदा कर रहे होंगे, तो ये सब चीज़ों शंकुधारी वन वगैरह के बारे में आप चर्चा कर सकते हो। फिर आगे चलते हैं, फिर क्या कह रहा है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवन के प्रभाव के कारण पूर्वी खंड की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड अधिक उष्ण होते हैं। अब आप देखो इसको सिंपल देखो, फिर ऐसे 0 डिग्री से 0 डिग्री बांटते हैं, 30 डिग्री ऊपर 30 डिग्री नीचे, मतलब नॉर्थ साउथ 30 डिग्री, ठीक। अब ये क्या होता है, ये इसी जगह व्यापारिक पवनें चलती हैं, तो ये व्यापारिक पवन अपने दक्षिण में हो गए तो ये अपने बाईं ओर चलेंगी, और यहाँ से चलोगे तो ये भी आपके उधर से देखोगे तो ये दाईं ओर चलती है, ठीक है, दोनों इस तरफ। तो जैसे जैसे आप इधर बढ़ोगे तो ये हम जो है हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं, मतलब पूर्व से पश्चिम, तो ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो क्या होता है कि यहाँ से, जैसे यहाँ पर मान लो महासागर है, ठीक है, ये महासागर है, ये आपका महाद्वीप है, ठीक है, यहाँ पर हम मान लें ये महाद्वीप है, ये आपके महासागर है। तो यहाँ से क्या होता है, हवाएं जब चलती हैं तो आर्द्रता लेकर के यहाँ बारिश कराती जाती हैं, ठीक है। तो इस कोने में आते आते, इसको सिंपल ऐसे देखो, यहाँ क्या होगा कि यहाँ बारिश कराते कराते ऐसे बढ़ेंगे, लेकिन अब क्या है कि यहाँ पर आर्द्रता कम हो जाएगी, यहाँ पर और कम होगी, यहाँ कम होगी, यहाँ पर कम हो जाएगी, तो यहाँ पर हो सकता है बारिश 25 सेंटीमीटर या उससे कम करा में, यहाँ वाले क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश होगी, तो इस क्षेत्र को क्या कहते थे, मरुस्थलीय टाइप का क्षेत्र हो जाता है। तो ये हमेशा 30 से 30 डिग्री, मतलब कि व्यापारिक क्षेत्र जो आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, इसमें पश्चिम दिशा में मरुस्थल देखने की संभावनाएं बढ़ जाती है, ठीक है। तो मरुस्थलीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, मतलब 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ के बीच वाला ये वाला क्षेत्र जो है, ये आपका क्या है, इसके पूर्व क्षेत्र में तो आर्द्र होगा, क्षेत्र होगा, और जो है ये अच्छा खासा जो उपजाऊ क्षेत्र होगा, मतलब बारिश बहुत ज़्यादा होगी, ठीक। यहाँ पर क्या है कि बारिश कम होगी तो ये मरुस्थलीय टाइप का क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूछ रहा है तुलना महासागरों के पश्चिमी खंड अधिक उष्ण होते हैं। अब ये क्या है, अब आप अपने स्तर से देखो जाकर। फिर क्या है, शीतोष्ण क्षेत्र, मैंने पहले बताया, पश्चिमी पवन पश्चिमी खंडों की तुलना महासागरों के पूर्वी खंडों के अधिक उष्ण बनाता है, ठीक। अब आप देखना हमेशा कि जो महासागर होता है, ये मान लो महासागर है, तो महासागर का पश्चिमी पूर्वी छोर और महाद्वीप का पश्चिमी छोर दोनों एक जगह होता है, ठीक। आप हमेशा देखना, जैसे ये महाद्वीप है तो महाद्वीप का पूर्वी क्षेत्र, और महासागर, यहाँ पर महासागर भी होगा तो महासागर का पश्चिमी क्षेत्र हो गया ये हम तुलना का भी बताएंगे, इसके बारे में जो पढ़ा होगा तो वो समझ जाएगा। फिर आगे चलते हैं, अब इसको सही देख लेना क्या सही है क्या गलत है, मैं तो कल आपको बस थोड़ा सा नॉलेज देना। अब नदियों के बारे में यूपीएससी बार बार पूछता है, आपको मैंने पहले भी बताया कि नदियों के बारे में यूपीएससी बहुत पूछता था, आपको नदियों में अच्छे से देखना है। भारत की नदियाँ खास करके कहाँ पर कौन सी नदी बहती है, तो जैसे ब्राह्मणी नदी यहीं पर देख लो, नागावली देख लो, स्वर्ण रेखा देख लो, वंशधारा देख लो, इनको देख करके अच्छे से देखो। फिर इनको देखो कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है, इनके बारे में यूपीएससी बहुत ज़्यादा सवाल बनाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखिए सवाना आ गया, यही चीज़ मैं बोल रहा था, मैंने देखा था इसको। सवाना की वनस्पति में बिखरे हुए छोटे वृक्षों के साथ घास के मैदान होते हैं, किंतु विस्तृत क्षेत्र में कोई वृक्ष नहीं दिखाई देता। जो सवाना क्षेत्र होता है, जैसे आप जो ये क्षेत्र, ठीक, 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री, फिर ऐसे ऊपर, तो क्या है कि जैसे आप 0 डिग्री मतलब भूमध्य रेखा से या विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाओगे तो आपको पहले यहाँ पर खूब घने जंगल मिलेंगे, तो ये सदाबहार वन हो गया। फिर इनसे थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो घास के मैदान मिलेंगे, मतलब सवाना मिल गया मान लो। फिर सवाना का मतलब जो बड़ी बड़ी घासें, फिर आपको प्रेरी के भी मैदान मिलेंगे आगे, तो हम पूरा पूरा घास के मैदान को मान लेते हैं कि मोटा मोटा घास के मैदान मिलेंगे। फिर ऊपर आपको मरुस्थल मिलेगा, ठीक। मरुस्थल मतलब ठंडे मरुस्थल होते हैं, ठीक, ठंडे भी होते हैं, गर्म मरुस्थल भी 2 प्रकार के होते हैं ना, मरुस्थल भी 2 प्रकार के होते हैं, एक गर्म मरुस्थल और एक ठंडे मरुस्थल। सर्दी में जो होते हैं, मतलब सर्दी का मतलब जहाँ पर सर्दी हमेशा रहती है, ठीक है। फिर यही चीज़ दक्षिण में भी देख सकते हो कि 0 से ऊपर जाओगे नीचे, मतलब ऊपर की तरफ जाओगे तो आपको पहले खूब घने जंगल मिलेंगे, फिर नीचे आपको घास के मैदान मिलेंगे, घास के मैदान के बाद आपको ठंडे मरुस्थल मिलेंगे, ठीक है। समझ में आया? तो वही चीज़ सवाना वनस्पति के बिखरे हुए छोटे वृक्षों, क्योंकि यहाँ पर वृक्ष बहुत कम होते हैं,
के साथ घास के मैदान होते हैं, किंतु विस्तृत क्षेत्र में कोई वृक्ष नहीं होते। ऐसे क्षेत्रों में वन विकास समानता एक या अधिक कुछ परिस्थितियों में संयोजन के द्वारा नियंत्रित होता है, कुछ वगैरह होता है। ऐसी परिस्थिति निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अब इनमें से क्या सही है? तो वृक्ष क्यों नहीं होते? तो पहली बात तो वहां पर जो पहले देखिए इनमें से कौन सा हो सकता है, कॉमन सेंस लगाओ। लेकिन एक चीज आपको 3 वाला बिल्कुल सही लगेगा, चरने वाले तृणभक्षी प्राणी होते हैं। अब क्या होता है देखिए, आपको इकोटोन पता है? इकोटोन पता है कि नहीं पता है? इकोटोन कौन होते हैं? इकोटोन का मतलब संक्रमिका, इसको हिंदी में बोलते हैं। ये क्या होता है कि एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति की ओर जाओगे। जैसे मान लो कि ये आपका सदाबहार वन वाला क्षेत्र है, मतलब ठीक, फिर बीच में आपका घास स्थल मिलेगा, फिर मरुस्थल मिलेगा। इसका मतलब है ये मरुस्थल हो गया, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक। ये आपका घास स्थल हो गया, ये इकोटोन हो गया घास। तो ये क्या है, सदाबहार वन की भी विशेषताएं यहाँ पर मिलेंगी और मरुस्थल की भी विशेषताएं मिलेंगी थोड़ी थोड़ी। तो दोनों यहाँ पर ये क्या होता है, बहुत उत्पादक क्षेत्र होता है, यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रजातियां दिखाई देंगी, इसी को इकोटोन बोल देते हैं, ठीक है। ये बड़ा इकोटोन का एक उदाहरण है। तो यही चीज़ बोल रहा है कि यहाँ पर आपको जंतु बहुत ज़्यादा मिलेंगे, जैसे हाथी, गैंडा, गधा, ठीक है। तो ये क्या होता है कि घासों को चरते हैं भाई, इनके लिए क्षेत्र मिल गया, उपजाऊ क्षेत्र, ठीक है। मतलब उपजाऊ का मतलब घास वगैरह मिल गई, तो इनके लिए क्या होगा, भोजन मिल रहा है, तो यहाँ पर रहेंगे। तो ये क्या होता है, जैसे छोटे छोटे वृक्ष उगेंगे तो इनको खा लेते हैं, तो ये खत्म हो जाता है। दूसरा क्या होता है, अग्नि लग जाती है, आग लग जाती है। तो 2 3 तो बिल्कुल सही है, 2 3 जहाँ तुमको सही लगे वो चीज़ हो जाएगा आंसर। 2 3 ये तो पहली बात सही हो गया। अब 4 के बारे में तुमको पढ़ना है अच्छे से। ये 2 चीज़, अग्नि और चरने वाले हर्बीवोरस जो होते हैं, इनके बारे में देखना है, और सवाना की वनस्पतियां कैसी हैं इनके बारे में भी थोड़ा देखना है। अब विस्तार में कभी डिटेल ऐसे लाऊंगा तो इसमें चर्चा करेंगे, हम इकोटोन वगैरह सब बताएंगे कैसे। बाकी आप अपने स्तर से जरूर पढ़ते रहिए, ठीक है। आगे चलते हैं हम। मोरिंगा, सहजन जो आप खाते हो, एक फलीदार सदापर्णी वृक्ष है, पता नहीं। इमली का पेड़ दक्षिण एशिया का स्थानीय वृक्ष है, पता नहीं। अब देखिए हमेशा यूपीएससी स्थानीय आबादी, स्थानीय पादप, स्थानीय जंतु के बारे में यूपीएससी बहुत पूछता है। स्थानीय जंतु हो गया, स्थानीय वृक्ष हो गए, ठीक है। फिर तो इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है, कौन सी जीव, कौन सा जंतु, कौन सा पादप कहाँ मिलता है, ठीक है। जैसे पाम ऑयल के बारे में, पाम वृक्ष के बारे में पूछ लिया था कि ये कहाँ का स्थानीय है, ठीक है। तो आपको उस समय ऐसे नहीं पूछ लेता, कुछ चर्चा में चलता तभी पूछता है। फिर क्या कह रहा है, भारत में अधिकांश इमली लघु वन उत्पाद के रूप में संग्रहित की जाती है। भारत में इमली मोरिंगा के बीज निर्यात करता है। मोरिंगा इमली के बीजों का उपयोग जैव ईंधन के रूप में उत्पादन में किया जाता है। अब ये इसमें से क्या सही है? 5वां तो आपको बिल्कुल लग रहा हो कि भाई इनमें जैव ईंधन जो होता है, बायोफ्यूल, उनमें तो यूज हो ही सकता है। ऐसा कुछ होगा तो तुम मिला के करोगे थोड़ा बहुत नॉलेज के साथ में, तो ये प्रश्न आपके हाथ में होगा। लेकिन आपको पहले अभी क्या करना है कि अपने बेसिक नॉलेज बढ़ाना है। बेसिक नॉलेज में आपको इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते चलना है, ठीक। आगे चलते हैं हम। अब देखिए, अब ये कोई क्षेत्र है उसके बारे में भी यूपीएससी पूछ लेता है। अब इनमें से कोई भी एक क्षेत्र के बारे में आपको पता होगा तो आप इसमें से कर लोगे। अब क्या है, डिडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किन के नाम है? हिमनद के नाम है, कि रामसर क्षेत्र के नाम है, कि मैंग्रोव के नाम है, या लवण झील के नाम है? अब आप इनमें से किसी एक के बारे में आपको पता होगा तो इसमें आंसर आप पता कर लोगे। लेकिन आपको इसको देखना है, डिडवाना देखना है, कुचामन देखना है, सरगोल देखना है, खाटू देखना है। क्योंकि अगली बार हो सकता है कि केवल डिडवाना रख दे, कि डिडवाना, या ऊपर लिख देगा कोई क्षेत्र होगा इनमें से, उसके बारे में लिख देगा, कह रहे डिडवाना निम्नलिखित में से संबंधित है। क्योंकि यूपीएससी का यही होता है। फिर नदियों के बारे में देखो, 13 नंबर क्वेश्चन नदियों के बारे में पूछ लिया। सिंधु नदी तंत्र के बारे में आपको देखना है, जाओ अभी सिंधु नदी तंत्र के बारे में देखो कि नदियां जो है बहती हुई कैसे जाती हैं, ऐसे जाके मिलती है ना, ये जा करके फिर एक अंत में एक नदी में जाकर के मिलती है, उसी के बारे में यूपीएससी ने प्रश्न बना दिया। बहुत सिंपल प्रश्न था, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सिंधु नदी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती है जो सिंधु नदी से मिलती है, ठीक। निम्नलिखित में वह नदी कौन सी जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है, सीधे जो है सिंधु नदी से मिलती है, तो इनमें से कौन सी? तो पहले तो आप इसको सिंधु नदी तंत्र के बारे में अच्छे से जाकर देख लो, ये आंसर आपके हाथ में होगा। तो फिर दोस्तों यही तक रखते हैं और अच्छे से तैयारी करिए, आराम से सिलेक्शन होगा, बढ़िया से पढ़िए। और हम डिटेल एनालिसिस लेकर के आएंगे तो विस्तार से इन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। बाकी यहाँ पर गाइड किया जाता है, उस गाइड के रूप में उन चीज़ों का लाभ लीजिए। कैसे तैयारी करनी है, कैसे कोर्स कंप्लीट करना है, वो यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताते हैं। उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा कंप्लीट हो जाएगा। जब सिलेबस कंप्लीट होगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, कॉन्फिडेंस होगा तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ही आप कॉन्फिडेंस में ही एग्जाम में सवाल में कर लोगे, ठीक है। तो फिर यहीं तक रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।